हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बेसिकली आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज थर्ड पार्ट से शुरू करेंगे। 3.1 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी थी कि कैसे क्या फैक्ट्री सेटअप हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या एक्चुअल मीनिंग था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम इंडियन पे आ रहे हैं, यानी इंडिया कंट्री के बारे में अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। हमने ब्रिटेन का एंड यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इंडिया पे आएंगे कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ी। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली एट फैक्ट्री इंडस्ट्री बट ऑल्सो द नॉन मैकेनाइज सेक्टर, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर है, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, सो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स अपनी बुक के साथ बैठेंगे बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी आप उससे मार्क करेंगे। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, इंडिया में मशीन इंडस्ट्री यानी मशीन आने से पहले सिल्क और जो कॉटन गुड्स थे वो इंडिया से इंडिया से एक्सपोर्ट कराते थे इंटरनेशनल मार्केट में। कोर्सर कॉटन जो थे, यानी कि जो रॉ कॉटन था, वो बहुत सारी कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन जो उसकी फाइन वैरायटीज थी वो इंडिया से ही मिलती थी। अमेरियन पर्शियन मर्चेंट्स जो थे, अमेरियन यानी अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन और पर्शियन मर्चेंट्स जो थे वो इन गुड्स को पंजाब से लेकर अफगानिस्तान, फिर ईस्ट पर्शिया, फिर सेंट्रल एशिया, यहाँ से लेते थे। ठीक है, बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरिड ऑन कैमल बैक विद द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि इनके जो टेक्सटाइल्स की जो बेल्स होती है, यानी कि जो फाइन प्रोडक्ट होता था या फाइन वैरायटी होती थी कॉटन की, ठीक है, कॉटन की, तो उसको कैमल के ऊपर लाद दिया जाता था और वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाता था कि माउंटेन पास करके, डेजर्ट को क्रॉस करके, ये सारी चीज़ें। एक सी ट्रेड भी होता था, यानी सी रूट के थ्रू भी प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में, जो मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे वहाँ पर ट्रेड होता था। गुजरात की जो कोस्ट थी वो इंडिया से रेड सी पोर्ट, गल्फ इधर कनेक्टेड थी। मसूलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट पे थी और हुगली बंगाल में। ये सारे के सारे ट्रेड लिंक्स थे साउथ एशियन पोर्ट से। ठीक है, तो जो इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स की जो जितनी भी वैरायटी थी गुड्स की, ये सारे के सारे इस ट्रेड को एक्सपोर्ट करने में इन्वॉल्व थे, जिसमें प्रोडक्शन की फाइनेंसिंग करना, गुड्स को कैरी करना, फिर सप्लाई करना एक्सपोर्टर्स को। तो ये जो सप्लाई मर्चेंट्स थे ये पोर्ट टाउन से लिंक थे। ठीक है, तो ये वीवर्स को ऑलरेडी एडवांस दे देते थे। ठीक है, और जो भी वुवन क्लोथ है उसको वीविंग विलेजेस से प्रोकट कराते थे, सप्लाई करते थे पोर्ट पे जो बड़े बड़े शिपर्स थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे, जिनके पास ब्रोकर्स थे, वो प्राइस के साथ नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके गुड्स को सप्लाई मर्चेंट से लेते थे और अपने फैक्ट्री में भेज देते थे। 1750s तक ये नेटवर्क जो था सिर्फ और सिर्फ इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में जो इंडियन मर्चेंट्स इसे कंट्रोल कर रहे थे वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया। वो क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज ने इस पावर को हम इंडियन से छीन लिया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लोकल कोर्ट्स सेटअप करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने ट्रेड पर अपने हक जमाने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सूरत के जो पुराने पोर्ट्स थे उन सबको हटा दिया गया। ठीक है, सूरत और हुगली में जो पुराने पोर्ट्स थे उन सबको हटा दिया गया लोकल मर्चेंट्स के थ्रू, जो उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। एक्सपोर्ट जो हो रहा था इन पोर्ट से वो एकदम से गिर गया, यानी वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। जो भी क्रेडिट था, जो कि फाइनेंस इन सबसे हो रहा था पहले, वो सारी एकदम से चीज़ें सारी की सारी गिर गई। जितने भी लोकल बैंकर्स थे वो सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए, खाली हो गए। 17वीं सेंचुरी के लास्ट ईयर में जो भी ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की वो सूरत में 16 मिलियन पास्ट हुई थी। वह 1740 पहले सूरत में जब यूरोपियन नहीं आए थे तो तब तो 16 मिलियन हो रही थी ग्रॉस वैल्यू, लेकिन 1740s के बाद जब एकदम से वैल्यू गिरी तो 3 मिलियन सूरत के यहाँ से ग्रॉस वैल्यू निकल रही थी। यानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गिरावट हुई। अब यहाँ पे एक इंग्लिश फैक्ट्री की पिक्चर दे रखी है जो कि सूरत में थी 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, सूरत और हुगली जब रास्ते से हट गए तो बॉम्बे कोलकाता में फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई। तो ये जो शिफ्ट हुआ पुरानी पोर्ट से नई पोर्ट्स में, वो एक तरीके का कॉलोनियल पावर की ग्रोथ का एक इंडिकेटर था।
ट्रेड जो नए पोर्ट्स के थ्रू इन यूरोपियन कंपनीज उसे कंट्रोल कर रही थी और यूरोपियन शिप्स के थ्रू ही कैरी किए जा रहे थे। जितने भी ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस थे वो सबके सब हट गए रास्ते से, और वो चाहते थे कि वो उन्हें सर्वाइव करना है, तो इसलिए उन्हें उनके यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ एक नेटवर्क ऑपरेट करना पड़ेगा। अब इससे वीवर्स और दूसरे आर्टिशंस की लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ा वो हम पढ़ेंगे। सो व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। अब वीवर्स को क्या इसमें परेशानी हुई। सबसे पहले ये तो ध्यान रखना कि हमने इतना तो पढ़ा है कि सबसे पहले सूरत में जो हमारे बंगाल के जो राजा थे, आई थिंक बंगाल के राजा सिराजुद्दौला ने ही शायद परमिशन दी थी उन्हें कि आप अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे थे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे कर कर वो है ना टैक्स पे नहीं किया मुगल एम्पायर को, तो फिर उससे युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी एंड दैट्स ऑल। तो ये वो चीज़ के बारे में आपने थोड़ा सा बताया है। अब वीवर्स की कंडीशन को क्या हुआ, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर 1760s के बाद से शुरू हुई, तो जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो अभी इतनी एक्सपैंड नहीं हुई थी, और जो इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स थी वो अब भी यूरोप में उसकी ज़्यादा डिमांड थी। तो जो कंपनी थी वो इंडिया से टेक्सटाइल को इम्पोर्ट करा रही थी अपनी कंट्री में। ठीक है, तो बंगाल में पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश होने से पहले जो कार्नाटिक वॉर्स हुए थे 1760s टू 1770s, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि वो इन गुड्स को रेगुलर एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई करें। तो जो फ्रेंच, डच और पुर्तगीज थे और जो भी लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने मार्केट में कम्पीट करना शुरू कर दिया ताकि वो एक वुवन क्लॉथ को सिक्योर कर सके। तो जितने भी वीवर्स थे ये सब और जो भी सप्लाई मर्चेंट्स थे वो भाव तोल करते थे, बार्गेनिंग करते थे और कोशिश करते थे कि बेस्ट से बेस्ट बायर को ये चीज़ वो प्रोड्यूस करे। उनके लेटर्स में इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, उनके जो लेटर्स थे वापस लंदन जा रहे थे। कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो कंटिन्यूसली सप्लाई को लेकर मुश्किलें झेल रहे थे, हाई प्राइजेस को लेकर मुश्किलें झेल रहे थे, उसकी चीज़ को कंप्लेन कर रहे थे। हाउएवर एक बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी पॉलिटिकल पावर, तो उसे सारे राइट भी मिल गए व्यापार के। तो इसलिए उन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया और उसमें क्या कि कोई भी कंपटीशन एलिमिनेट वो कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर सप्लाई को वो इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उन्होंने सीरियस स्टेप्स लिए। अब क्या हुआ, एक के बाद एक क्या हुआ। जो पहला स्टेप ये है कि पहले क्या हुआ, जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, जितने भी ट्रेडर्स है और ब्रोकर्स है उन सबको क्लोथ ट्रेड के साथ कनेक्ट करना चाह रही थी और एलिमिनेट करना चाह रही थी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वीवर्स पर अपना कंट्रोल जमाना चाह रही थी डायरेक्ट। तो जो भी पेड सर्वेंट अपॉइंट होता था उसे गोमास्ता कहते थे, जो कि सुपरवाइज करता था वीवर्स को, सप्लायर्स को कलेक्ट करता था और फिर क्लोथ की क्वालिटी को देखता था। सेकंड क्या था, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो इससे क्या होता था कि जितने भी कंपनी के वीवर्स हैं वो दूसरे बायर्स के साथ डील करने से बच जाते थे। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। तो ये इसलिए होता था ताकि एडवांस के सिस्टम के लिए वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस, एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाता था तो वीवर्स को लोन दे दिया जाता था कि वो रॉ मटेरियल परचेज करे प्रोडक्शन के लिए। जो भी लोन लेता था उसे वापस क्लोथ समेत वो जो भी लोन उन्होंने लिया है वो गोमास्ता को चुकाना है। ठीक है, वीवर सुपरवाइजर को चुकाना है, फिर वो दूसरे ट्रेडर को नहीं दे सकते वो मटेरियल जो वो परचेज कर रहे हैं। एज लोन फ्लो इन, जैसे जैसे लोन बढ़ता गया, जो भी डिमांड थी फाइनल टेक्सटाइल की बढ़ गई, वीवर्स को एडवांसेस मिलने लगे और उन्हें उम्मीद थी कि वो और कमाएंगे। बहुत सारे वीवर्स जिनके स्मॉल प्लॉट्स हैं लैंड के, वो उन्होंने अपने वीविंग के साथ साथ कल्टीवेशन करना भी शुरू किया और फैमिली की नीड्स को भी पूरी करना चाहा। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड, फिर उन्हें अपनी लैंड को छोड़ना पड़ा। डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग, फिर उन्हें सारा टाइम वीविंग में ही बिताना पड़ता था। वीविंग इनफैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली। वीविंग एक सिंगल आदमी भी नहीं कर पा रहा था, पूरी फैमिली उसमें लग रही थी। बच्चे, औरतें, सारे के सारे अलग अलग स्टेज प्रोडक्शन के स्टेजेस में इन्वॉल्व थे। जल्द ही बहुत सारे वीविंग विलेजेस में रिपोर्ट्स आने लगी कि क्लैशेस हो गया वीवर्स और गोमास्ता के बीच में, लड़ाई सी हो गई। पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स थे जो कि वीविंग विलेजेस में ही रहते थे, अब वो वीवर्स के साथ, जिनका वीवर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप भी होता था, उनकी नीड्स को भी वो देखते थे, उनको मदद भी करते थे मुश्किलों में। जो नए गोमास्ता थे जो बाहर के थे वो
उनका उन्होंने कोई भी उन विलेज के लोगों के साथ सोशल लिंक नहीं रखना चाहा। वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, ठीक है। विलेजेस में जाते थे सिपॉय यानी सोल्जर्स के साथ और पियोन के साथ, और वीवर्स को पनिश करते थे कि उन्होंने सप्लाई देरी से दिया, फिर उन्हें मारते थे, धमकाते थे। तो वीवर्स जो थे वो अपने प्राइजेस की बार्गेन की जो स्पेस थी वो खोते जा रहे थे और अलग अलग बायर्स को बेचते थे। तो जितनी भी प्राइस थी वो कंपनी से रिसीव कर रहे थे वो बहुत कम हो चुकी थी, और लोन्स जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो भी कंपनी से थोड़ी बहुत कम हो गई थी। बहुत सारी जगहों पर जो कर्नाटक और बंगाल वीवर्स डेजर्टेड विलेजेस थे वो माइग्रेट करना शुरू हुए, और दूसरे गांव में उन्होंने लूम्स सेटअप करना शुरू कर दिया जहाँ पे वो कुछ अपने फैमिली रिलेशन साथ में चल सके। वीवर्स विलेज ट्रेड्स के साथ रिवॉल्ट कर रहे थे, कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ओवर टाइम बहुत समय के साथ साथ में बहुत सारे वीवर्स जो थे वो लोन लेने से मना कर रहे थे और अपनी वर्कशॉप को बंद करके एग्रीकल्चर लेबर में जुड़ रहे थे। 19वीं सेंचुरी तक कॉटन वीवर्स जो थे उन्होंने बहुत सारी नई मुश्किलों को झेला। अब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया यानी 1772 में हेनरी पाटुले कंपनी ऑफिशियल थी जिन्होंने ये कहा था कि इंडियन से जो टेक्सटाइल आ रहा है, जो कॉटन सिल्क आ रहा है, उसकी जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होगी, और कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया से अच्छा क्वालिटी का सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये एक ऐसी कंट्री है और जिसकी कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। येट बाय द बिगनिंग 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में हमने शुरू में देखा था कि कुछ इंडिया के टेक्सटाइल स्पोर्ट्स हट गए थे। कुछ 1811 एंड 12 में जो भी पीस गुड्स थे वो 33% थे इंडिया के एक्सपोर्ट्स। अब 1850 टू 51 में 3% से ज़्यादा नहीं रही। सो व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्या इम्प्लीकेशंस थी? तो जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्री इंग्लैंड में डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे वो ये चिंता में थे, इम्पोर्ट्स की चिंता में थे कि दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कैसे कराए। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि वो ड्यूटीज़ यानी कि कस्टम टैक्स लगा दे, ठीक है, इम्पोर्ट पे टैक्स लगा दे कॉटन टेक्सटाइल्स पे, जिससे मैनचेस्टर गुड्स जो है वो ब्रिटेन में बेच सके बिना किसी कंपटीशन को फेस किए हुए। सेम टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएट कर रहे थे कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को बेच दे इंडियन मार्केट्स में, यानी ब्रिटिश के जितने भी टेक्सटाइल्स हैं मैन्युफैक्चर उन्होंने जो भी किया फिनिश प्रोडक्ट वो इंडियन मार्केट में बेच दे। तो जितने भी ब्रिटिश कॉटन गुड्स के एक्सपोर्ट्स थे वो ड्रामेटिकली यानी कि एकदम तेजी से 19वीं सेंचुरी में बढ़ गए। तो 18वीं सेंचुरी के एंड में कोई भी कॉटन गुड्स का इंडिया से इंपोर्ट नहीं करा रहा था। 1850 तक जो कॉटन पीस गुड्स थे वो 31% के इंडियन इंपोर्ट से 1870s तक वो अब 50% बढ़ चुके थे। तो जितने भी कॉटन वीवर्स थे इंडिया में उन्होंने दो प्रॉब्लम फेस की सेम टाइम पर। पहली क्या कि उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो खत्म हो गया, लोकल मार्केट थोड़े से कम हो गए और मैनचेस्टर इंपोर्ट्स पे फंस गए। जितने भी मशीन्स लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही थी, जो भी कॉटन गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे बहुत चीप थे, तो वीवर्स उसे इजीली compete नहीं कर पा रहे थे दूसरे लोगों के साथ। 1850s तक रिपोर्ट जो थी मोस्ट वीविंग रीजन्स की इंडिया में, वो उनकी स्टोरी खत्म हो चुकी थी, डिसोलेट हो चुकी थी। 1860 तक वीवर्स ने और भी नई प्रॉब्लम को झेला। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी, उन्हें अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन नहीं मिल रहा था, अच्छा सप्लाईमेंट नहीं मिल रहा था। तो जब When the American Civil broke out, जब अमेरिका का सिविल वॉर हुआ तो जितने भी कॉटन सप्लाईज थे यूएस से उन्होंने सब बंद कर दिया और ब्रिटेन इंडिया के पास आ गया। जैसे जैसे रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ता गया तो रॉ कॉटन की प्राइस जो थी एकदम से बढ़ गई। तो जितने भी वीवर्स थे इंडिया के अंदर वो सप्लाई के लिए मर रहे थे, सप्लाई उनको नहीं मिल रहा था, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो रॉ कॉटन खरीदे बढ़ती प्राइस में। इस सिचुएशन में वीवर्स को पे नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। 19वीं सेंचुरी के एंड में वीवर्स और दूसरे क्राफ्ट पीपल्स जो थे उन्होंने दूसरी प्रॉब्लम फेस की। वो क्या कि फैक्ट्रीज जो थी इंडिया में वो अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रही थी। मार्केट जो था मशीन गुड्स के साथ फ्लडिंग कर रहा था, बहते जा रहा था मार्केट, बहुत तेजी से प्राइस बढ़ रहे थे। फैक्ट्रीज कम अब इंडिया में फैक्ट्री सेटअप होने लगी। पहली कॉटन मिल सबसे पहले बॉम्बे में पड़ी थी, हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कि जो पहली कॉटन मिल है हमारी बॉम्बे में सेटअप हुई थी 1854 में, और उसमें 2 साल के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1862 में 4 मिल्स काम करने पे लग गई, 4 मिल्स वो सेटअप हो गई, वो भी काम करने लगी। 94,000 स्पिंडल्स और 2150 लूम्स।
ठीक है। सेम टाइम पे जूट मिल्स भी बंगाल में आ गए। पहली सबसे पहले 1855 में सेटअप हुई, दूसरी 7 साल बाद हुई 1862 में। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल ने कानपुर में स्टार्ट किया मिल, कॉटन मिल 1860s में। 1 साल बाद पहली कॉटन मिल जो थी अहमदाबाद की वो सेटअप हुई। 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल जो थी वो मद्रास में सेटअप हुई और प्रोडक्शन के साथ। किन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, कहाँ से इनके पास पैसा आया, हु केम टू वर्क इन द मिल्स, कौन आया इन मिल्स में काम करने के लिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रीज अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों के द्वारा सेट की जाती है। अब वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। सो हिस्ट्री ऑफ द मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना, यानी जितनी भी बिजनेस ग्रुप्स की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारे के सारे ट्रेड के व्यापार में वापस पीछे जाते हैं चाइना के साथ। लेट 18th सेंचुरी की बात करें तो हमने बुक के लास्ट ईयर में पढ़ा था, यानी बुक लास्ट ईयर वाली जो बुक थी 9th क्लास की बुक में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश जो थे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करा रहे थे चाइना से ओपियम, और चाइना टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और चाइना से टी को इंग्लैंड में इंपोर्ट करा रहे थे। तो जितने भी इंडियंस थे जो कि जूनियर प्लेयर थे इस ट्रेड में, फाइनेंस प्रोवाइड कराते, सप्लाई प्रोक्योर कर रहे थे, शिपिंग कंसाइनमेंट को पूरा कर रहे थे, तो वो उस ट्रेड के थ्रू ही पैसा कमा रहे थे। सम ऑफ दीज बिजनेसमैन, उनमें से कुछ जो बिजनेसमैन थे उनकी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस डेवलप करने के भी विजन थे इंडिया के अंदर। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर जो थे उन्होंने चाइना से ट्रेड करके अपना फॉर्चून बनाया। इससे पहले कि वो अपनी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बदले, उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को सेटअप किया 1830s में और 40s के बीच में। टैगोर की जो एंटरप्राइजेस थी वो दूसरे वर्ल्ड बड़े बड़े बिजनेस क्राइसिस के साथ भी काम पे लगी 1840s में। लेकिन 19th सेंचुरी के लेट में बहुत सारे चाइना ट्रेडर्स जो थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, और बॉम्बे में जो पेरिस पारसीज जैसे कि धिनशॉ पेटिट और जमशेदजी नुसरवंजी टाटा जो थे, यानी जमशेदजी टाटा जो थे जिन्होंने बहुत इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़े किए इंडिया में, उनकी भी वेल्थ पार्टली जो थी वो चाइना से ही एक्सपोर्ट हो रही थी, और जो पार्शली जो रॉ कॉटन शिपमेंट था इंग्लैंड में जा रहा था। सेठ हुकुमचंद जो थे मारवाड़ी बिजनेसमैन जिन्होंने पहली इंडियन जूट मिल सेटअप की थी कलकत्ता में 1917 में, वो भी चाइना के साथ ट्रेड कर रहे थे। सो डिड द फादर एज वेल, ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रीज जीडी बिरला। तो उनके जो पिताजी थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो जीडी बिरला के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब जो कैपिटल थी वो ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू अकोमुलेट कर रही थी। कुछ मर्चेंट्स जो थे मद्रास से वो बर्मा के साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और कुछ का मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड लिंक था। देयर वर येट अनदर कॉमर्शियल ग्रुप, और भी कॉमर्शियल ग्रुप थे, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड के साथ इवॉल्व नहीं थे। इंडिया के साथ ऑपरेट कर रहे थे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर रहे थे, मनी को बैंकिंग कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे फंड्स को, ठीक है, ट्रेडर्स को फाइनेंसिंग कर रहे थे। जब अपॉर्चुनिटीज़ आई इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्रीज में खुली तो बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होने लगी। जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल, ठीक है, जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया ट्रेड पे बढ़ता गया तो जो स्पेस था इंडियन मर्चेंट्स पे वो सारे के सारे इंक्रीजिंगली इफेक्ट को फंक्शनिंग कर रहे थे। वो सारे के सारे ट्रेडिंग को यूरोप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के साथ बैरेट कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, ये सारा का सारा जो ब्रिटिश उन्हें डिमांड दे रहे थे वो सब के सब उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था इंडिया को, ठीक है। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी वो इंडियन के इंडस्ट्रीज को लार्ज सेक्टर में कंट्रोल कर रही थी। 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस वर बर्ड हेगलर्स को, एंड्रयू यूल, जार्डन स्किनर कॉर्पोरेशन, ठीक है। 3 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी वो ये थी। ये एजेंसी जो है ये कैपिटल को मोबिलाइज कर रही थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप कर रही थी, मैनेज कर रही थी। उन्हें बहुत सारे इंडियन फाइनेंसर्स जो थे इनको पैसे प्रोवाइड कर रहे थे, वाइल जो यूरोपियन एजेंसीज थी वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी और बिजनेस के डिसीजन ले रही थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने तो डिसीजन भी वही लेंगी। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज जो थे उनके खुद के कॉमर्स के खुद के व्यापार के चैम्बर्स थे, खुद की स्ट्रेटजी थी जिसमें इंडियन बिजनेस अलाउ परमिशन नहीं थी कि वो ज्वाइन करें। अब ये वर्कर्स आते कहाँ से है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये वर्कर्स बेसिकली आते कहाँ से हैं, ठीक है। सो फैक्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत तो पड़ती है। फैक्ट्री जैसे जैसे बढ़ती है तो इनकी भी डिमांड बढ़ती है। 1901 में
5,84,000 वर्कर्स जो थे इंडियन फैक्ट्रीज में थे 1946 में, ये जस्ट डबल हो गए, 24,36,000 हो गए। तो ये वर्कर्स आते कहाँ से? बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में वर्कर्स जो कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स पे, तो पीजेंट्स आर्टिजन जिनको गांव में काम नहीं मिलता तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाते हैं काम करने के लिए। ओवर 50% वर्कर्स जो होते हैं वो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में थे 1911 में, और जो कि नेबरिंग रत्नागिरी की डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, जहाँ और जो कानपुर मिल थी वो भी टेक्सटाइल हैंड का काम था, तो वो भी कानपुर के डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोग आ रहे थे। तो जितने भी मिल वर्कर्स जो थे विलेजेस और सिटी में काम करने के वहाँ से लोग आ रहे थे, ठीक है। ओवर टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे वक्त के साथ एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ फैलती थी तो वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में ट्रैवल करना शुरू कर देते थे, मिल्स में चले जाते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस पे, वो टेक्सटाइल में बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स में काम करना शुरू करते थे, जूट मिल्स में भी काम करना शुरू करते थे, ठीक है। जॉब्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट थी, जब भी मिल्स बड़ी बहुत ज़्यादा थी मिल्स, यानी बहुत सारी मिल्स थी, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही थी, डिफ़िकल्ट थी। वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही थी, काम की भी डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है, ठीक है। एंट्री इनटू द मिल्स वाज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, मिल्स में जो भी एंट्री मिलती थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, यानी उन्हीं को मिलेगी जिनको जॉब मिली है। इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एक जॉबर को एम्प्लॉयड करते हैं ताकि नए रिक्रूट्स उन्हें मिल सके। बहुत सारे जॉबर जो हैं वो बूढ़े थे, ट्रस्टेड वर्कर थे, ही गॉट उन्हें विलेजेस से पीपल मिलते हैं, उनको जॉब देते हैं, उन्हें सिटी में सेटल कराते हैं, उन्हें मनी प्रोवाइड कराते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं, तो वो मनी की डिमांड करते हैं, फेवर में गिफ्ट्स मांगते हैं, वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स की नंबर वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो हमने देखा कि स्मॉल प्रोपोर्शन से कैसे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल वर्कर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया के अंदर कैसे हुई वो हम इधर देखेंगे, ठीक है। सो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट कर रही थी इंडिया के अंदर, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर रही थी। उन्होंने टी कॉफ़ी प्लांटेशन एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है, चीप रेट में कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और माइनिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया, इंडिगो में इन्वेस्ट किया, जूट में इन्वेस्ट किया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे उन्हें प्राइमरीली एक्सपोर्ट किया जा रहा था ट्रेड के लिए, ना कि इंडिया में उन्हें बेचा ही नहीं जा रहा था, बनने के बाद तुरंत उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना शुरू किया 19वीं सेंचुरी के लेट में, तो उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ compete करने से मना कर दिया, क्योंकि यार्न जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इम्पोर्ट्स के लिए। तो जो अर्ली शुरू की जो कॉटन मिल्स थी इंडिया के अंदर, जो कोर्स कॉटन यार्न प्रोवाइड करती थी फैब्रिक के अलावा, तो जब यार्न को इम्पोर्ट कराया जा रहा था सुपीरियर वैरायटी में, जो कि सुपीरियर वैरायटी में था, तो जो भी यार्न प्रोड्यूस हो रहा था इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, वो सारे के सारे हैंडलूम वीवर्स इंडिया के बना रहे थे और चाइना से एक्सपोर्ट हो रहे थे। तो 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न जो भी अफेक्ट हो रहा था वो चेंजेस होना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे स्वदेशी मोमेंटम गैदर कर रहा था, तो नेशनलिस्ट जो थे वो लोगों को कह रहे थे कि वो फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट कर दे, ठीक है। हमने ये चीज़ नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, फॉरेन क्लॉथ का वो बायकॉट कर रहे थे, टीचर स्टूडेंट्स सबने अपनी अपनी पोस्ट छोड़ दी थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी कि वो टेरिफ प्रोटेक्शन बढ़ा दे और दूसरी चीज़ों पे भी उन्हें कंसेशन दे। 1906 में जो एक्सपोर्ट था इंडिया से यार्न टू चाइना का, जो भी यार्न एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से चाइना में, तो जो भी डिक्लाइन था ये कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स का, जापानीज मिल जो कि चाइना मार्केट को बढ़ावा देते हैं, तो इंडस्ट्रीज जो थे इंडिया के अंदर वो यार्न सब क्लोथ प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गई थी। कॉटन पीस गुड प्रोडक्शन जो थे इंडिया के अंदर जस्ट डबल हो गई थी 1912 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो थोड़ी थोड़ी धीरे थी, लेकिन ड्रामेटिकली एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्या ब्रिटिश मिल्स बिजी थे वॉर प्रोडक्शन के लिए ताकि वो आर्मी की नीड्स को पूरा कर सके। मैनचेस्टर इंपोर्ट इंडिया में हो रहा था, वो मना हो गया था। अचानक से इंडियन मिल्स जो थी वो एक होम मार्केट बन गई सप्लाई के लिए। जैसे जैसे वॉर चलता रहा, बढ़ता रहा, तो इंडियन फैक्ट्रीज जो थी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वॉर की ज़रूरत हो, यानी जूट बैग, क्लोथ, आर्मी यूनिफॉर्म के लिए टेंट, लेदर बूट, ये सारी चीज़ें की डिमांड बढ़ गई, तो नई नई फैक्ट्री सेटअप होने लगी, ठीक है।
पुरानी जो थी वो भी चल रही थी मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है। नए नए वर्कर्स एम्प्लॉयड हो रहे, नए नए वर्कर्स को हायर किया जा रहा था, सबको काम मिल रहा था लंबे घंटों तक। तो जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ती गई, ठीक है। वॉर के बाद मैनचेस्टर जो था वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन को इंडियन मार्केट में रिकैप्चर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा था, compete नहीं कर पा रहा था यूएस, जर्मनी, जापान के साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई, कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट जो हो रहा था ब्रिटेन से वो एकदम से गिर गई। कॉलोनीज के अंदर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपनी पोजिशन से कॉन्सोलिडेट हो गए, अपने फॉरेन मैन्युफैक्चर को सब्सटीट्यूट करके होम मार्केट को फिर से कैप्चर करना चाह रहे थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो प्री डोमिनेट अब कैसे हो रही थी, तो बच्चा पार्टी यहाँ से हम कल करेंगे। कल हमारा लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड देन एक और चैप्टर आई थिंक इसमें बचा है, उसे क्लियर आउट करने के बाद हम इसके मैप्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी मैप्स आपके ज्योग्राफी और हिस्ट्री में उन सबको हम देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस you can ask me in the comment section. Till then, stay tuned. Bye bye everyone.